Giant Magical Mango 8-wheel ट्रैक्टर। चंद्रपुर नाम के एक राज्य में भान सिंह नामक एक राजा था। भान सिंह को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन राजा अपने कुछ सेना के साथ शिकार पे निकलता है। तभी जंगल में अचानक दो बहुत सुंदर हिरन का जोड़ा दिखाई देता है, जो देखने में कोई जादुई हिरन जैसा दिखाई दे रहा था। उसे देखकर भान सिंह, अरे तुम लोगों ने देखा कि वो हिरन कितना सुंदर है? अगर इसका शिकार किया जाए तो हमारा कितना नाम होगा। ऐसा बोलकर राजा दोनों हिरन का पीछा करता है और दोनों को तीर मारता है और वो दोनों घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। ये हुई ना बात, चलो जल्दी। राजा तुरंत वहां पहुंचता है और देखता है कि वो हिरन अचानक साधु और उसकी पत्नी में बदल जाता है, जिसे देख राजा घबरा जाता है। दुष्ट, तूने हम जैसे मासूम लोगों पर तीर चलाया। मुझे माफ कर दीजिए साधु जी, मैं तो हिरन का शिकार कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि वो हिरन आप हो। तुझ जैसे लोग अपने शौक के लिए मासूम जानवरों का शिकार करते हैं। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ। तुम्हारा जो भी बच्चा होगा वो जानवर की तरह होगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज जी। राजा माफी मांगता रहता है। तभी वो दोनों मर जाते हैं। फिर राजा उन दोनों का अंतिम संस्कार कर कर राज्य में चला जाता है और बहुत चिंता में रहता है कि आगे क्या होगा। तभी कुछ दिन बाद उसकी पत्नी एक लड़की को जन्म देती है, जो दिखने में हिरन के जैसी होती है, जिसे देख यहाँ के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, आखिरकार वो साधु का दिया हुआ श्राप सच हो गया। अब क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज, आप चिंता मत करो। आप हमारे राज्य के साधु महाराज को इसका कुछ उपाय क्यों नहीं पूछते? उनके पास सभी प्रकार की समस्याओं के उपाय होते हैं। राजा दूसरे दिन साधु जी को अपनी समस्या बताने जाता है और सभी बातें बता देता है। तभी साधु कुछ देर मनन करके बोलते हैं। महाराज, तुमने गलती तो की है, लेकिन इसका इलाज भी है। लेकिन तुम वादा करो कि आज के बाद कोई भी मासूम जानवर का शिकार नहीं करोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ साधु बाबा। तो सुनो, मैं एक जगह बताता हूँ जहाँ पर एक जादुई फल है, जिसके रस से तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन बता दूं, वहाँ जाना बहुत मुश्किल है और बहुत खतरा है। वहाँ कोई सच्चा साहसी और ईमानदार आदमी ही वहाँ जा सकता है। फिर राजा वहाँ से चला जाता है और अपने सैनिकों को बोलकर पूरे राज्य में ऐलान करवा देता है। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने ऐलान किया है कि कोई भी राजा के बताए हुए जगह में जाकर वहां से अनमोल फल लेकर देगा, उसे महाराज मुंह मांगा इनाम देंगे। सैनिक की बात सुन पूरे राज्य में खलबली मच जाती है और दूर दूर से बड़े बड़े बलवान राजा के पास आते हैं और उस जगह का पता लेकर वहां पहुंचते हैं जहां वो फल था। लेकिन उस फल की रक्षा बहुत भयानक राक्षस करते थे, जो बहुत खतरनाक थे, और वहां जितने भी लोग गए थे वो कुछ ही समय में मारे जाते थे। और ऐसे ही कई साल बीत गए, लेकिन कोई भी उस फल को नहीं ला पाता और राजा की बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, जिससे राजा और भी दुखी हो जाता है। क्या हमारे देश में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जो उस फल को ला सके? क्या सबके खून में पानी भरा है? तभी वहां एक साधारण सा दिखने वाला एक लड़का आता है और राजा से बोलता है, महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं कोशिश करके देखूं। मैं जाता हूं फल लाने। उसे देख वहां पर सभी लोग बहुत हंसते हैं। यहाँ के इतने बड़े बड़े बलवान लोग जब उस फल को नहीं ला सके तो तुम किस खेत की मूली हो? माफ करना मंत्री जी, कभी कभी सुई भी वो काम कर लेती है जो बड़ी तलवार नहीं कर सकती। ये लड़का सही कह रहा है। हमें किसी की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। जाओ बेटा और वो फल ला कर दो। सूर्य तुरंत से निकलकर अपने घर चला जाता है और अपने घर से एक आम का फल लेकर घर के बाहर रख देता है और एक मंत्र पढ़ते ही वो फल एक विशाल 8 चक्के वाले ट्रैक्टर में बदल जाता है, जिसे लेकर वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो जादुई फल था। लगता है वो जगह आ गई जहां पे वो फल है। और सूर्य धीरे धीरे वहां पर आगे बढ़ता है
और देखता है कि फल की रक्षा दो भयानक राक्षस कर रहे हैं। अरे ये क्या, इतने खतरनाक राक्षस! तभी इतने लोगों ने प्रयास किया और वो सफल नहीं हो पाए। सूर्य जैसे ही उस फल के पास पहुंचता है और वो दोनों राक्षस सूर्य के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन सूर्य के पास जादुई 8 चक्के वाला ट्रैक्टर था, जिससे वो उन दोनों राक्षसों के ऊपर हमला कर देता है। तीनों में बहुत घमासान लड़ाई होती है, लेकिन सूर्य का ट्रैक्टर जादुई होने के कारण उसे कुछ नहीं होता और कुछ ही समय में वो दोनों राक्षस मारे जाते हैं। फिर सूर्य तुरंत ही अपनी जादुई 8 चक्के वाले ट्रैक्टर से नीचे उतरता है और उस जादुई फल को तोड़ता है और वहां से निकलकर राजा के राज्य पहुंचता है, जिसे देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। राजा जी, मैं ये फल ले आया हूँ, आप इसे राजकुमारी को पिलाइए और उसे ठीक कर दीजिए। राजा तुरंत ही फल का रस निकालता है और बेटी को पिलाता है। वो तुरंत ही एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। फिर राजा सूर्य से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। महाराज, आपने बोला था कि मुझे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, तो आप अपनी बेटी की शादी मेरे से करवा दीजिए। ऐसा सुनते ही महामंत्री बहुत भड़क जाते हैं। दुष्ट, नीच, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी महाराज की बेटी से शादी की बात करो? तुम्हारी औकात ही क्या है? मंत्री जी, मैं तो शर्त के हिसाब से अपना इनाम मांग रहा हूँ। अगर आपको नहीं देना तो मैं चुपचाप चला जाता हूँ। रुको बेटा, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कराऊंगा। मैंने तुम जैसा बहादुर लड़का नहीं देखा। तुम जैसा बेटा पाकर मैं बहुत खुश होऊंगा। तुम ये बताओ, तुमने ये सब कैसे किया? महाराज, मैं उसी साधु का लड़का हूँ जिसकी मृत्यु आपके हाथों हुई थी। मेरे पिताजी बहुत सी तांत्रिक विद्याओं के मालिक थे और उन्होंने कुछ कुछ मुझे भी सिखाई थी, जिसका इस्तेमाल करके मैंने आपकी बेटी को बचा लिया। फिर राजा सूर्य और अपनी बेटी का बहुत धूमधाम से विवाह कराता है, जिससे सूर्य को माँ बाप के साथ साथ पत्नी भी मिल जाती है और पूरे राज्य का वारिस भी बन जाता है। जायंट मैजिकल ट्रैक्टर स्नेक आधुनिक दुनिया से कोसों दूर एक छोटा सा गांव था, जहां पर आज भी लोग पुराने जमाने की तरह जीते थे। आज भी नाग, नागिन, नागमणि, इन सब पर बहुत विश्वास था। एक दिन गांव के चौराहे में एक सपेरा अपने सांप का खेल दिखा रहा था। ओ मेरी रानी, जरा नाच के दिखा, जरा गोल गोल घूम के दिखा इन सबको, अपना जरा ठुमका तो दिखा। अरे ओ सपेरे, ये क्या बंदरिया है जिसे नाच दिखाने के लिए बोल रहे हो? सांप है तो सांप का खेल दिखाओ। क्या करूं मालिक, आप ही लोग तो बोलते थे कुछ नया दिखाओ, इसी कारण कुछ नया दिखा रहा हूँ। सही तो बोलता हूँ, कब से इन 4 सांपों को लेकर घूम रहा है? कुछ नया लेकर आ। हमने तो सुना है तेरे परदादा के पास तो नागमणि वाला नाग था। मैं भी चाहता हूँ मालिक कि नया सांप लेकर आऊं, लेकिन ये जंगल की पुलिस मुझे सांप पकड़ने ही नहीं देती। ऐसा बोल करके वो सपेरा अपने घर चला जाता है और लोगों की बातें सोचता है। तभी उसको अपने परदादा की वो पुरानी पोटली याद आती है। वो तुरंत उसे खोल के देखता है तो उसमें एक किताब निकलती है। अरे, ये कौन सी किताब है? इसके बारे में तो मैंने नहीं सुना। सपेरा उसे अच्छे से पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि तंत्र मंत्र और इच्छाधारी नाग नागिन को काबू कैसे पाते हैं और वो सब कहाँ मिलते हैं। अब मैं सब समझ गया। अब मैं किताब की मदद से उस जंगल में जाकर इच्छाधारी नाग नागिनों को पकड़कर लोगों को नए नए खेल दिखाऊंगा। फिर देखो मेरा कितना नाम होता है। दूसरे दिन वो सपेरा अपना नक्शा लेकर जंगल की तरफ निकलता है तो बहुत समय तक ढूंढने के बाद एक गुफा मिलती है, जिसके अंदर जाने के बाद उसे वहां पर एक इच्छाधारी नाग का बेटा दिखाई पड़ता है। अरे, ये तो इच्छाधारी नाग का बेटा है, मुझे इसको तुरंत ही पकड़ना चाहिए। सपेरा तुरंत ही अपना मंत्र पढ़ता है और उस नाग के बेटे को अपने कब्जे में कर लेता है। तभी अचानक वहां पर नागिन आ जाती है। तू कौन है दुष्ट, और यहाँ क्या कर रहा है? जिसे देखते ही वो सपेरे पर हमला कर देती है और वो सपेरा अपने मंत्र से नागिन को अपने वश में कर लेता है। मुझे जल्द ही यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं नागराज आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
सपेरा वहां से निकलकर अपने घर चला जाता है और दोनों को जाल में डाल देता है। दुष्ट, तू हमें यहाँ क्यों लाया है? आखिर तू क्या चाहता है? गांव में सांपों का खेल दिखाता हूँ। मेरे पुराने खेल से सब बहुत बोर हो गए हैं। लोगों को कुछ नया देखना है, इस कारण मैं तुमको पकड़ा हूँ। कल से तुम मेरे साथ चलोगी, नहीं तो तेरे बेटे को मार डालूंगा। दुष्ट, तूने लोगों के मनोरंजन के लिए हमें यहाँ लाया है। मेरे नागराज आएंगे तो तुझे नहीं छोड़ेंगे। अगर वो यहाँ आया तो उसे भी पकड़ लूंगा। ऐसा बोलकर सपेरा नागिन और उसके बेटे को लेकर चौराहे पर लोगों को नाग नागिन का खेल दिखाता है। इच्छाधारी नागिन होने के कारण वो बहुत सारे चमत्कार दिखाती है, जिसके कारण लोग बहुत खुश होते हैं। बेचारी नागिन के पास कोई और चारा भी नहीं था। वो सपेरा रोज अलग अलग जगह जाकर खेल दिखाता। कुछ दिन बाद जब इच्छाधारी नाग अपनी गुफा में आता है तो वो देखता है कि वहां पर नागिन और उसका बेटा नहीं रहते। अरे, ये दोनों कहां चले गए? मैंने बोला था नहीं जाने को। इससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है और इधर उधर बहुत ढूंढता है। तभी एक पंछी उसके पास आती है और उसे सभी बातें बता देती है, जिसको सुनकर नागराज गुस्से में एक बहुत बड़े नाग में बदल जाता है और जंगल से गांव की तरफ निकलता है और गांव में जाकर अपने बच्चों को ढूंढने लगता है और गुस्से में गांव को तबाह करता जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुछ लोग बातें कर रहे थे। अरे यार, तूने सुना है एक बहुत बड़ा विशाल सांप अलग अलग गांव जाकर पूरे गांव को तबाह कर रहा है। पता नहीं वो क्या ढूंढ रहा है। उसकी बातों को सुनकर वो सपेरा बहुत घबरा जाता है और तुरंत अपने घर जाकर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगता है। तभी उसी दिन वो नागराज उस गांव में आ जाता है और अपने परिवार को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। आखिर मेरा परिवार कहाँ गया? कहीं नहीं मिल रहा। सभी गांव की तरह मुझे इस गांव को भी तबाह करना पड़ेगा। नागराज पूरे गांव को तबाह करना चालू करता है और इधर से सपेरा दोनों सांपों को लेकर भागने लगता है। तभी नागराज उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है और वो सपेरा नाग को पीछे आते देख पास में रखे एक ट्रैक्टर पर जादुई मंत्र फूंक देता है और वो ट्रैक्टर देखते ही देखते बहुत विशाल बन जाता है और सपेरा उसमें बैठ जाता है। दुष्ट, तूने मेरे परिवार को क्यों पकड़ा है? आखिर तू क्या चाहता है? इसे क्या, अब तो मैं तुझे भी पकड़ूंगा। आजा, आज तुझे भी मजा चखाता हूँ। और ऐसा बोलकर वो सपेरा अपने विशाल ट्रैक्टर से नागराज पर हमला कर देता है और उधर नागराज भी उसके ऊपर हमला कर देता है। बहुत समय तक दोनों में हमले होते रहते हैं, लेकिन कुछ समय में नागराज की शक्ति कम होने लगती है। फिर भी इसके बावजूद वो अपनी अंतिम सांस तक लड़ता है, क्योंकि उसे अपने परिवार को बचाना था। लेकिन कुछ समय में नागराज पूरी तरह घायल हो जाता है और वहीं गिर जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर वहां गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और वो सपेरा भी वहीं आ जाता है। दुष्ट, तुझे जो चाहिए मैं सब कुछ दूंगा, बस मेरे परिवार को छोड़ दे। तूने उनको क्यों अपहरण कर रखा है? अरे सपेरे, ये क्या बोल रहा है? तूने नागराज के परिवार का अपहरण कर रखा है? हाँ, मैंने कर रखा है, क्योंकि आप लोगों को नए नए सांपों का करतब देखना था। मैं कहां से नए करतब दिखाता? इस कारण मुझे इच्छाधारी नाग नागिन को पकड़ना पड़ा। इसी के कारण इतने दिनों से आपका मनोरंजन हो रहा है। अरे पागल, नए खेल का मतलब तो तू कुछ और भी कर सकता था। हमारे मनोरंजन के लिए तूने बेचारे नाग नागिन को इतनी तकलीफ पहुंचाई। तू अभी इन सबको जाने दे, नहीं तो हम तुझे गांव से निकाल देंगे। सबकी बातों को सुनकर सपेरा सभी को आजाद कर देता है और सभी गांव वाले नाग नागिन से माफी मांगते हैं। फिर वो दोनों अपने बेटे को लेकर वहां से चले जाते हैं
लेकिन इधर उस सपेरे के मन में कुछ और ही चल रहा था। अभी तो गांव वालों के कारण मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन तेरे लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है। मैं तुझे बाद में देखूंगा। ऐसा बोल सभी वहां से चले जाते हैं।